अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने एनईटी कंप्यूटर साइंस के 2023 के पास पेपर एमसीक्यूज करने हैं। जितने एमसीक्यूज आपके आए थे 2023 के पास पेपर में वो सारे आज हम करेंगे। कंप्यूटर साइंस के 2023 के पास पेपर एमसीक्यूज में एनईटी के अंदर सबसे पहला जो एमसीक्यू आया था उसका हमारे पास क्या एमसीक्यू है कि वो कहता है 40 पबेज वाजा। अब 40 पबेज जो है वो हमारे पास क्या था, वो एक मैथमेटिशियन था, वो हमारे पास एक फिजिकन था, वो हमारे पास जो है म्यूजिकन था या वो हमारे पास क्रिकेटर था। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास 40 पर बेस था वो हमारे पास जो है एक मैथमेटिशियन था। ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास 40 पर बेस था वो हमारे पास एक क्या था, वो एक मैथमेटिशियन था। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसिशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, जो आपने याद रखना है जनरेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। अब जो हमारे पास जो जनरेशन आई थी, हमारे पास जो पहली जनरेशन आई है और जो सेकंड जनरेशन आई है और जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इनमें डिफरेंस मेन जो किन किन चीज़ों का होता है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आई थी, हमारे पास जो है वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, आपने याद रखना है। अब ये मैं आपको मेन डिफरेंस बता रहा हूँ 5 जनरेशन का। सेकंड जनरेशन में याद रहे कि हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी ट्रांजिस्टर्स, ये अपनी याद रखना है। हमारे पास जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास जो है थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। इसी तरह से जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन में आप याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर आए थे। और क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं? क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम बिलियंस ऑफ ऑपरेशन एक सेकंड के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जो हमारे फिफ्थ जनरेशन है उसमें हमारे पास क्या थे, क्वांटम कंप्यूटर आए थे। अब अगर हम इस एमसीक्यू को देखें ना, तो इस एमसीक्यू में इसने ट्रांसलेशन कर दी है फर्स्ट जनरेशन से लेकर सेकंड जनरेशन में। अब इसने ट्रांसलेशन किया है सेकंड जनरेशन तक। तो सेकंड जनरेशन में याद रहे कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, वो तो ट्रांजिस्टर की आई थी ना। तो मीन वाइल के बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है कि आ कंप्यूटर, वो कहता है आ कंप्यूटर ये हमारे पास जो है इज एन इंटेलिजेंट मशीन है, ये हमारे पास कैन गेट टायर्ड इजली है, मे फॉरगेट इफ यू गिव इट टू मच डाटा है, या नन ऑफ द अबव। अब जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर का काम क्या होता है, उसने डाटा को स्टोर करना होता है, डाटा पर की प्रोसेसिंग करनी होती है, उसने रिजल्ट देना होता है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट मशीन की को देखें तो इंटेलिजेंट मशीन ऐसी मशीन होती है कि जो खुद ब खुद एक्शंस परफॉर्म करे। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, उसको हम इनपुट देते तो एक्शन परफॉर्म करवाती है। इसी तरह से कैन गेट टायर्ड इजली, जो कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता। इसी तरह से मे फॉरगेट इफ़ यू गिव इट टू मच डाटा, अभी ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में कभी भी मिस्टेक नहीं होती है। मिस्टेक अगर बाज़ का तो हो भी जाए तो वो मिनी होती हैं, लेकिन अदरवाइज कभी भी मिस्टेक नहीं आती हैं। तो इसलिए मेरे पास ये 40 भी रोंग होगा, अल्फ़ा भी मेरे पास रोंग हो गया है, बीटा भी रोंग हो गया, 40 भी, और हमारे पास जो डेल्टा है वो नन और था अब इज़ द राइट आंसर है। इसके साथ बेटा हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर। अच्छा, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है क्वांटम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर का काम क्या होता है हम उसको अभी देखते हैं। अब वो हमारे पास वो कहता है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर। अगर हम पहले अल्फ़ा ऑप्शन को देखें, वो कहता है कि दे कैन फिट ऑन अ सिंगल स्मॉल चिप। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा भी इस तरह से मेरे पास रॉन्ग हो गया। इसके अलावा बीटा में देखें, दे आर फाउंड एट थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है वो हर जगह ही मौजूद तो नहीं, या आपके हर जो है हाउसेस में मौजूद नहीं, हर ऑफिस में मौजूद नहीं, एक खास जो है ना ऑफिस होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसी तरह से रॉन्ग हो गया। इसके अलावा दे कॉस्ट ओनली फ्यू थाउजेंड रुपीज़, यानी कि इसकी कॉस्ट जो है वो थाउजेंड्स में आ रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट थाउजेंड्स में नहीं होती, इसकी कॉस्ट तो बहुत हाई है। तो इससे 40 भी रॉन्ग हो गया। अगर हम डेल्टा को देखें कि दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ ऑपरेशंस इन अ सेकेंड, ये हमारे पास जो है बिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और किस सेकंड
सेकंड में 1 ही सेकंड में कंप्लीट करता है। तो ये हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें, वो कहता है कि अ डम्प टर्मिनल। ठीक है, अ डम्प टर्मिनल, आगे उसने ऑप्शंस दिए हैं। वो पहले ऑप्शन में कहता है कि कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र, और दूसरे में वो कहता है कि कैन एडिट डाटा, कैन, और 40 में कहता है कैन प्रोसेस डाटा बाय इटसेल्फ, और डेल्टा में कह रहा है कि कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र इन इंग्लिश। इसमें बेटा मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डंप टर्मिनल क्या होता है हमारे पास। डंप टर्मिनल ऐसा टर्मिनल होता है कि जिसकी बैक एंड पर कोई भी स्टोरेज नहीं होती, यानी कि इसमें स्टोरेज नहीं होती, यानी कि स्टोरेज में ये डाटा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा याद रहे कि इसकी जो हमारे पास जो पावर ऑफ प्रोसेसिंग मेन प्रोसेसिंग पावर इसकी नहीं होती है। तो ऐसा टर्मिनल कि जिसकी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, जिसकी कोई भी स्टोरेज नहीं है, वो हमारे पास बेटा वो कैसे हमारे पास प्रोग्राम हो पाएगा यूज़र से। तो ये इसलिए हमारे पास जो अल्फ़ा है वो इसका राइट आंसर बन रहा है। वो कहता है कि कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। एक चीज़ की जब स्टोरेज ही नहीं है तो वो कैसे प्रोग्राम हो पाएगा यूज़र के थ्रू। ठीक है, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है कि लार्ज कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस huge data at high speed are known as। ठीक है, large computer which can process huge data at high speed are known as। अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो उसमें नेटवर्क आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क ये होता है कि अगर हमने दो कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट किया हुआ है तो ये नेटवर्क लाएगा, या मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट के थ्रू तो ये एक नेटवर्क लाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम बीटा में जाएँ तो बीटा में हमारे पास वो कहता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं कि जिसमें हमारे पास तमाम बिजनेस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें आपने याद रखना है हमारे पास डेटाबेस एसक्यूएल लैंग्वेज आ जाती है। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अल्फ़ा भी रॉन्ग हो गया हमारे पास और बीटा भी रॉन्ग हो गया। अगर हम चार्ली को देखें, माइक्रो कंप्यूटर्स, अब माइक्रो कंप्यूटर्स में भी आपने याद रखना है कि इसमें भी हमारे पास जो है ना, हमारे पास सारी वर्ड प्रोसेसिंग आ जाती है। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट ब्राउजिंग और गेमिंग आ जाती है। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखें और दोबारा हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन ये था कि लार्ज कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस ह्यूज डाटा एट हाई स्पीड आर नोन एज, जो ह्यूज डाटा को प्रोसेस करे और एक अच्छी खासी स्पीड के साथ, तो वो हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते हैं जो इसको प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास आ रहा है कि वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कंप्यूटर। अब मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं होती है कंप्यूटर्स के थ्रू। अगर हम इसमें अल्फ़ा ऑप्शन को देखें, अल्फ़ा ऑप्शन में वो हमें कहता है हाई स्पीड। हाई स्पीड तो हमारे पास कंप्यूटर में होती है। ठीक है, हाई स्पीड हमारे पास कंप्यूटर में लाजमी होती है, तो ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है। लेकिन उसने पूछा क्या, वो कहता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, हमने उसको फाइंड आउट करना है। अगर हम बीटा में देखें, इमोशन अपनी याद रहे कि इमोशन जो है वो हमारे पास कंप्यूटर की क्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि इमोशन जो है वो मैं इमोशंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का काम क्या है, इसने सिर्फ और सिर्फ डाटा को प्रोसेस करना होता है और फॉलो करना होता है इंस्ट्रक्शंस को। इस वजह से बेटा याद रहे कि जो इमोशन है वो कंप्यूटर की क्वालिटी में नहीं आती है। तो बीटा हमारे पास जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगर हम चार्ली को देखें, एक्यूरेसी भी हमारे पास कंप्यूटर में होती है, वर्सटिलिटी भी होती है। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ नहीं होती, वो एक इमोशन है। इमोशन कंप्यूटर में नहीं होते हैं। ठीक है, ये पीपल्स में हो सकते हैं लेकिन ये कंप्यूटर में नहीं होती हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज नो यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन टाइम एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। वो पूछ क्या रहा है, पहले उसका क्वेश्चन हम समझते हैं। वो कहता है कि जो 5th जनरेशन है उसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स बताओ। उसने ये क्वेश्चन पूछा है जो कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करते वक्त नई करैक्टरिस्टिक मौजूद थी। वो उसने पूछा है, बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि वो कहता है कि मेन करैक्टरिस्टिक्स बताओ 5th जनरेशन की। अगर हम 5th जनरेशन की मेन करैक्टरिस्टिक देखें तो इसमें हमारे पास बेटा अगर हम ना चारों ऑप्शन में देखें तो जो डेल्टा ऑप्शन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो 5th जनरेशन में हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर आए थे, एआई आ गया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेल्टा में मौजूद है, इससे डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये हमारे पास जो 5th जनरेशन में हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने लॉन्च किया तो उसमें ये इसका पर्पज़ ये था क्योंकि ये ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा था। ठीक है, इस वजह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया था। ये हमारे पास जो है एक मेन
कैरेक्टरिस्टिक था 5th जनरेशन का। अगर हम अल्फ़ा को देखें वो कहता है कि नो यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन दैम, ज़ाहिर है। इसके अलावा उसके बाद वहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो कहता है देयर फिनोमिनल स्पीड, ठीक है, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें ना तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो वहाँ पर डेल्टा है। इसी तरह से बेटा आपको तमाम MCQs आएंगे, आपने जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो मेन जो चीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछी थी वो क्या थी, उसने भी कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी 5th जनरेशन की, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, AI इसमें हमारे पास आ गई थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ रहा है, वो कहता है कि अ कंप्यूटर डिवाइस कैन बी कॉल्ड प्रोग्रामेबल इफ़। वो कहता है कि अ कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है, अ कंप्यूटर डिवाइस कैन, कब हमारे पास जो है प्रोग्रामेबल होगी, अगर 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 अल्फ़ा को देखें इट्स ऑपरेशन इज़ फिक्स्ड। अच्छा, हमारे पास जो है प्रोग्रामेबल के हवाले से देखें तो हमारे पास इसमें ऑपरेशन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, हम चेंज कर देते हैं, हम कोडिंग के थ्रू इसमें ऑपरेशन को चेंज करते रहते हैं, इसलिए इसका अल्फ़ा हमारे पास जो है राइट आंसर नहीं होगा। अगर बीटा को देखें वो कहता है इट्स ऑपरेशन कैन बी चेंज बाय चेंज ऑफ कमांड्स। बिल्कुल कमांड्स का यूज़ करते वक्त हम इसमें जो है ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बीटा है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रोग्रामेबल इफ़ कब होगा, तब ही होगा जब इसमें हम ऑपरेशंस को चेंज कर सकेंगे। जो बीटा इसमें सूटेबल हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगर हम चार्ली को देखें वो कहता है इट कैन नॉट अडॉप्ट मैनी एप्लीकेशन बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये भी हमारे पास जो है रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम डेल्टा को देखें नॉन ऑफ द अबव, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है। तो जो बेस्ट आंसर है वो आपका क्या है, बीटा। बीटा इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ मेरे पास आ रहा है, वो कहता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनिवैक 1। यूनिवैक 1, वो कहता है कि यूनिवैक 1 के हवाले से बताएं इन चारों ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो वो कहता है कि इट वाज डिज़ाइन बाय हमारे पास होली रेथ। अच्छा, ये बिल्कुल भी हमारे पास डिज़ाइन नहीं किया था होली रेथ ने, तो अल्फ़ा इज़ द, ये हमारे पास रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हम बीटा को देखें वो कहता है कि इट सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हाई लेवल लैंग्वेज को, ये भी रॉन्ग है। अगर हम चार्ली को देखें इट वाज स्मॉल इन साइज कंपेयर टू प्रेजेंट डे कंप्यूटर, नहीं, बिल्कुल ये हमारे पास रॉन्ग है, बिल्कुल ये स्मॉल इन साइज नहीं था। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन को देखें वो कहता है कि इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। बिल्कुल इसको हमारे पास जो है 1951 में ये एक सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर रहा था, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा इसका राइट आंसर है। डेल्टा इज़ द राइट आंसर। अल्फ़ा, बीटा और चार्ली हमारे पास जो है रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग कुड परफॉर्म ड्यूटीज विद लीस्ट मिस्टेक्स, ठीक है, रिमेन हमारे पास जो है अनटॉयड एंड येट नॉट कंप्लेन। अच्छा, अब चारों ऑप्शन में बताएं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, पहले ऑप्शन को अगर हम इसके क्वेश्चन को समझें, इस क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि इन चारों ऑप्शन में से बताएं एक ऐसी खसूसियात इनमें मौजूद है, इनमें से एक में जो कि ये सारी फुलफिल होंगी। लेट्स सपोज पहले क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग कुड परफॉर्म ड्यूटीज, ठीक है, विद लीस्ट मिस्टेक। इनमें चारों में ऑप्शन में से एक ऐसा है जो कि ड्यूटीज परफॉर्म करता है लीस्ट मिस्टेक के साथ, ठीक है। और उसके बाद रिमेन अनटाइड, वो अनटाइड भी नहीं होता, ठीक है, इसमें ये दूसरी खसूसियत भी मौजूद होगी। और इसके अलावा एंड येट नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन भी नहीं करता। अगर हम अल्फ़ा को देखें आज सिस्टम एनालिसिस, इसमें तो हमारे पास जो है ये मिस्टेक भी आ जाती है, कंप्लेन भी आ जाती है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। अब प्रोग्रामर में भी मिस्टेक आ जाती हैं और हमारे पास जो है इसमें भी मिस्टेक होती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम चार्ली को देखें रोबोट, अच्छा रोबोट के बारे में मुझे बताएं क्या ये मिस्टेक करता है, नहीं करता। अगर ये मिस्टेक कर भी ले तो बहुत ज़्यादा लीस्ट होती हैं, ठीक है। और ये अनटाइड भी नहीं होता, ये खसूसियत इसमें मौजूद है, ठीक है। पहली खसूसियत में मौजूद, दूसरी में मौजूद। अगर तीसरे को देखें वो कहता है येट नॉट कंप्लेन, ये कंप्लेन भी नहीं करता, तो तीसरी में मौजूद है। तो मी वाले के 40 इज द राइट आंसर। अगर हम डेल्टा को देखें एंड EDP मैनेजर ने, ये भी नहीं हुई, इसमें भी हमारे पास जो है ये कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो 40 है वो राइट आंसर है। 40 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन बाय अ प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज अबाउट, ठीक है। अच्छा, टाइम टेकन के वजह से पूछता है, वो कहता है कि टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ऑपरेशन बाय अ प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज अबाउट।
अच्छा, पहले जो कंप्यूटर्स आए थे उनमें जो हमारे पास कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम थी। अब जाहिर है कि एक फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, एक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो वो हमारे पास जो है एक नैनो सेकंड के अंदर अंदर जो है उसको हमारे पास ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है और रिजल्ट हमें दे देता है। तो इसका हमारे पास जो डेल्टा है वो राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड भी नहीं, मिली सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड। ये नैनो सेकंड के अंदर अंदर हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट आंसर को आता है, हम नेक्स्ट आंसर को की तरफ मूव करते हैं। मिली हमारे पास 10⁻³ में है। इसके अलावा हमारे पास जो माइक्रो है, माइक्रो हमारे पास जो है वो 10⁻⁻6 में, और हमारे पास जो नैनो है वो 10⁻⁹ में है। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा है वो ज़्यादा मिकदार में है, नैनो सेकंड। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा है वो इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज। हमारे पास वो पूछ कर रहा है, वो कहता है कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पहली जनरेशन के अंदर वो कौन सा था। इन चारों ऑप्शन में हम बताएंगे कौन सा था। अगर हम अल्फा को देखें, यूनिवाक 1, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। अगर हम बीटा में देखें तो ENIAC हमारे पास जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ठीक है, हमारे पास जो है ये हमारे पास ना पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, आपने याद रखना है। आगे हमारे पास जो 40 में वो कहता है कि मार्क 1 भी हमारे पास जो है वो हमारे पास नहीं था। ठीक है, इसके अलावा अगर डेल्टा को देखें IBM 70, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। जो ENIAC है ना, ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आपने याद रखना है। इसमें जो हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो हमारे पास जो है एक बीटा में मौजूद है। इसका राइट आंसर ENIAC था। ठीक है, अगर नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करें, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर के हवाले से इसमें बताएं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें, वो कहता है कि इट बिलोंग, तो हमारे पास ENIAC है, इट बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, ये हमारे पास जो है पहली जनरेशन से बिलोंग करता है, लेकिन हमने इनकरेक्ट इसमें देखना है जो कि ट्रू ना हो। अगर हम बीटा में देखें, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, नहीं, ये हमारे पास फर्स्ट लार्ज स्केल डिजिटल कंप्यूटर तो था, लेकिन ये एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर नहीं था पहला। तो इसलिए बीटा इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारे पास जो है इनकरेक्ट है, जो यही हमारे पास जो है ट्रू नहीं है। तो हमने इसी को फाइंड करना था, बीटा इज द राइट आंसर। अगर हम 40 में देखें तो 40 में वो कहता है कि इट वाज मेड बाय, हमारे पास जो है एक्किट एंड हमारे पास मोचले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इसमें डेल्टा में, इट कंज्यूम्ड 150 किलोवाट ऑफ पावर एंड वेटेड 27 टन्स, तो ये भी नहीं। तो इसलिए बेटा इसका जो राइट आंसर है वो बीटा है। अगर हम नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करें, वो कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, मुझे बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, हमने वही तो फाइंड आउट करना है। अगर हम पहले अब अल्फा ऑप्शन को देखें, अल्फा में वो कहता है कि बाबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, हमने इसमें चार ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट हमने जो है इसमें फाइंड करना है, तो अल्फा तो हमारे पास करेक्ट है। अगर हम बीटा को देखें, बीटा में वो कहता है कि एक्किट, ठीक है, मेड द ENIAC कंप्यूटर। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। वो 40 में वो कहता है कि सिस्टम 360, ठीक है, सिस्टम बाय 360, ठीक है, कंप्यूटर बिलोंग टू थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। डेल्टा में वो कहता है कि वो नेमन डेवलप्ड पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, वो नेमन जो है उसने डेवलप किया था पर्सनल कंप्यूटर, ये तो करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो नेमन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मॉडल डिज़ाइन किया था। मीन वाली है कि कंप्यूटर CPU को आप देखते हैं ना, CPU में हार्ड डिस्क का अलग से एक साइड है, ठीक है, एक साइड में वो उसकी जगह है, इसके अलावा CD-ROM की अलग जगह है, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आपकी रैम है उसकी अलग जगह है, ठीक है, हार्ड डिस्क की अलग जगह है। अब ये सारे जो एक आर्किटेक्चरल मॉडल है ना, वो किसने डेवलप किया, यानी कि डिज़ाइन किया था, वो किसने डिज़ाइन किया था, वो नेमन ने किया था। ठीक है, तो वो नेमन ने पर्सनल कंप्यूटर को नहीं डेवलप किया था, बल्कि आर्किटेक्चर मॉडल को डेवलप किया था। इसलिए अब इस पे ऑप्शन में उसने कहा था कि इनकरेक्ट ढूंढना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो डेल्टा है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। वो नेमन ने पर्सनल कंप्यूटर को नहीं डेवलप किया था, इसने जो है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मॉडल को डिज़ाइन
किया था। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट हमसे आ रहा है, वो कहता है कि द लोगारिथम वर डेवलप्ड बाय, ठीक है, जो लोगारिथम है वो किसने डेवलप किया था? द लोगारिथम वेयर डेवलप्ड बाय, तो आपने याद रखना है कि जॉन नेपियर ने हमारे पास जो है ना, इसने लोगारिथम को डेवलप किया था जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको सिंपलीफाई करने के लिए। तो याद रहे कि जो लोगारिथम को किसने डेवलप किया था, उसने जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, ठीक है, इसलिए बीटा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे में वो ये कहता है कि आ मेन फ्रेम इज़ जनरली मोर पावरफुल देन अ मिनी कंप्यूटर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो पावरफुल होता है मिनी कंप्यूटर से, बट लेस पावरफुल देन ना। अब याद रहे कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से पावरफुल होता है, लेकिन जो लेस पावरफुल किससे होगा, वो हमारे पास जो है किससे होगा? क्या माइक्रो कंप्यूटर से लेस पावरफुल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या पर्सनल कंप्यूटर से लेस पावरफुल हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, क्या सुपर कंप्यूटर से लेस पावरफुल हो सकता है मेन फ्रेम? बिल्कुल हो सकता है। तो 40 द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि अ ले मैन, ठीक है, कोई भी एक ले मैन है, व्हेन द थिंक ऑफ ऑटोमेशन इज जनरली रिमाइंडर ऑफ, ठीक है, वो कहता है कि जब वो थिंक करेगा ऑटोमेशन के हवाले से और जनरली वो रिमाइंडर करेगा कि इन चारों ऑप्शन से पूछ रहा है कि कौन सा राइट होगा। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें तो वो अल्फा में है नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है, नेटवर्क कम्युनिकेशन याद रहे ऑटोमेशन में नहीं आता, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेशन आपकी तमाम जो टोपोलॉजीज़ हैं वो हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, लेकिन जो है ऑटोमेशन नहीं आती है। अगर इसलिए हमारे पास जो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बीटा में देखें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में सारे आपके जो है ग्राफिक्स आ जाते हैं। मीन वाली है कि आपके फोटोशॉप, फोटो इलस्ट्रेटर, ठीक है, एडोब फोटोशॉप, इसके अलावा फिग्मा, ये सारे ब्लेंडर, ये सारे जो टूल्स हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में आते हैं, ऑटोमेशन में नहीं आते। ये भी आपका नहीं होगा। अगर हम 40 को देखें तो बेटा याद रहे, मस्ट रिमेंबर कि जो ऑटोमेशन का जितना काम होता है वो रिपोर्ट्स के थ्रू होता है। तो मीन वाली के 40 इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। डेल्टा मीन ये कि आपके जो है ना इसमें मेजरमेंट के साथ जो है जितनी भी डिज़ाइंस बन रहे होते हैं मैकेनिकल, ठीक है, वो सारे इसमें बन रहे होते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, ये सॉफ्टवेयर हैं आपके पास, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है रॉन्ग होगा। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, बल्कि जो राइट आंसर है वो इसका 40 है। 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह मूव करते हैं। वो कहता है कि विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, वो कहता है कि इन चारों ऑप्शन में से बताएं कौन सा इनकरेक्ट है। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें, वो कहता है कि हमारे पास अल्फा में कहता है इंटेल, ठीक है, 8085 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर यूज इन 4th जनरेशन कंप्यूटर। बिल्कुल ऐसा ही यूज़ हुआ था। हमने तो इसमें इनकरेक्ट बताने के तो करेक्ट है, इसलिए रहा सा ये हमारे पास नहीं होगा अल्फा। बीटा में अगर हम देखें वो कहता है द बैकर्स इज स्टिल बीइंग यूज फॉर एडिशन। बिल्कुल अभी भी बैकर्स जो है वो एडिशन के तौर पर यूज़ होता है, ये तो करेक्ट है। हमने तो इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम 40 में देखें वो कहता है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांसिस्टर। अच्छा, मुझे बताएं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है क्या उसमें ट्रांसिस्टर का यूज़ हुआ था? नहीं हुआ था, उसमें तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, इसलिए जो 40 है वो तो इनकरेक्ट है। मी वाले के 40 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब अपने याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स की तकनीक आई थी, इसके अलावा सेकंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर आए थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, और हमारे पास जो है इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर आए थे। ये सारे आपने याद रखने हैं। इसी तरह से इस ऑप्शन के अंदर जो डेल्टा है वो भी हमारे पास करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट ढूंढना था, वो हमें 40 में मिल चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। वह कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन। अब अच्छा, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस पर बेस कर रहा होता है? अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो अल्फ़ा में है मेजरमेंट तो इस पर नहीं बेस करता, ठीक है, इस लिहाज से ये इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा हम बीटा में देखें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अच्छा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर ही सारा का सारा डिजिटल कंप्यूटर बेस करता है। आपने जो है ऑपरेटर्स ऊपर ही होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आ जाते हैं? एडिशन है, हमारे पास एडिशन है, ठीक है, हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, इसके अलावा डिवीजन आ
जाता है। इसके अलावा हमारे पास मॉडुलस आ जाता है। जो डिवीजन होता है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन को देखता है, ठीक है, क्वेश्चन को देखता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो रिमाइंडर का जो रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉजिकल यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो भी एंड और नॉट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे पास होता है वो मल्टीप्लाई के केस में आ रहा होता है, ठीक है। जो और होता है वो हमारे पास जो है प्लस के केस में आ रहा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है कि वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो ये हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बेस कर रहा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर। तो बीटा इज़ द राइट आंसर। और अगर हम चार्ली को देखें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन पर नहीं बेस करता, इसमें ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इसी तरह से अगर हम डेल्टा को देखें काउंटिंग, तो ये जो इसी तरह से जो काउंटिंग है उस पर भी बेस नहीं करता। हम नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ। अच्छा, हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन सी कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, इन चारों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन मौजूद है, उसको हम देखेंगे कौन सा है। अगर हम अल्फ़ा को देखें, अल्फ़ा में वो कहता है कि सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर नहीं, हाइब्रिड कंप्यूटर में सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर नहीं जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, इसलिए अल्फ़ा इसका राइट आंसर नहीं है। बीटा में देखें वो कहता है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। अगर हम चार्ली में देखें एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी होती है हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। जो कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है वो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो चार्ली इसका राइट आंसर। और एनालॉग से मीन एनालॉग सिग्नल, मीन वाइल के एनालॉग मीन क्या है कि लोग जो साइन वेव में हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो है साइन वेव में होते हैं। और जो हमारे पास डिजिटल जो है वो डिजिटल मीन के हमारे पास जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मीन वाइज सिंपल इतना याद रखें, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की होती है, ये आपने याद रखना है। 40 द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह मूव करते हैं। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। हमने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में एक हमारे पास जो है इनकरेक्ट हमारे पास जो है वो है जो माइक्रो कंप्यूटर के हवाले से ट्रू नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है, ढूंढना है। अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें वो कहता है कि दे कैन यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये यूज़ करता है, तो लिहाजा हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इसके हवाले से अल्फ़ा हमारे पास जो है इनकरेक्ट है। अगर बीटा में हम देखें वो कहता है कि दे वर इंट्रोड्यूस विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मुझे आप बताएं क्या ये थर्ड जनरेशन में एक इंट्रोड्यूस हुआ था? नहीं हुआ था। थर्ड जनरेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस हुए थे। मीन वाई के बीटा तो रॉन्ग है। अच्छा, चले हम चार्ली को भी देखते हैं। चार्ली में वो कहता है कि दे कैन नॉट यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, जो माइक्रो कंप्यूटर वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं यूज़ करता, वो तो यूज़ करता है। तो इसलिए हमारे पास जो बीटा और चार्ली है वो दोनों ही रॉन्ग है। अगर डेल्टा को देखें तो वो कहता है कि बोथ बी एंड सी अबव आर नॉट ट्रू अबाउट माइक्रो कंप्यूटर। तो इस लिहाज से जो डेल्टा है वो हमारे पास राइट आंसर है। अब अपने जब एमसीक्यू को देखना होता है, एमसीक्यू को हल करना होता है, सोल्व करना होता है, चारों ऑप्शन को देखना होता है। ये नहीं कि जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उस पर टिक लगा दे। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उनके आंसर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत का केस भी होता है। तो लिहाजा आपने जब एमसीक्यूज को हल करना तो बड़े ही केयरफुली आपने जो ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह हम मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो ये कहता है कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, ये हमारे पास जो है एनालॉग है, एनालॉग, ठीक है, ये, और ये हमारे पास जो है डिजिटल है। अच्छा, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर डज द कन्वर्जन फ्रॉम। अच्छा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में जो कन्वर्जन स्टार्ट होती है वो किससे होती है? क्या वो डिजिटल से होती है? नहीं, हमारे पास डिजिटल से तो नहीं होती है, इसलिए हमारे पास जो अल्फा इसका रॉन्ग होगा। क्या वो एनालॉग से होती है? बिल्कुल, जो हमारे पास कन्वर्जन स्टार्ट होती है वो एनालॉग से होती है। मीनवाइल के बीटा इज द राइट आंसर। मैं आपको ना इस क्वेश्चन को फील करवाता हूँ। अच्छा, आपने ना फर्स्ट के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में अपने कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि जो पहले जो सिग्नल आ रहे होता है, अच्छा पहले मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले यहाँ पर सेंटर लगा होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है सेंटर होता है, यहाँ पर इनकोडर लगा होता है, ठीक है, इनकोडर लगा होता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन मीडियम लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन मीडियम एक लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास डिकोडर लगा होता है, और इधर हमारे पास जो है रिसीवर होता है। ऐसे ही होता है ना, यही स्ट्रक्चर होता है ना हमारे पास,
ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। अच्छा, जो सिग्नल आ रहे होते हैं ना हमारे पास स्टार्ट में, वो किस फॉर्म में आ रहे होते हैं? वो एनालॉगस फॉर्म में आ रहे होते हैं। अब इनकोडर का काम क्या होता है कि उसने एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देना होता है डिजिटल सिग्नल में। होता क्या है कि हमारे पास जो है इनकोडर कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, और यहाँ से डिजिटल में ही हमारे पास जो सिग्नल जाते हैं कम्युनिकेशन मीडियम में, और फिर क्या करता है डिकोडर कन्वर्ट कर देता है सिग्नल को जो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होते हैं उसको दोबारा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो रिसीवर के पास पहुंचते हैं। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास सिग्नल जो है वो आ रहे होते हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे होते हैं? वो साइन वेव में आ रहे होते हैं, एनालॉग फॉर्म में आ रहे होते हैं। फिर उसमें हमने जो है इंटायरली जब सर्वर उसको चेकअप कर रहा होता है तो वो डिजिटल फॉर्म में चेक करता है, फिर उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनालॉग फॉर्म में, मीनवाइल साइन वेव के अंदर, ठीक है, वो रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं। तो आपको ये बकायदा फील्ड हुआ क्वेश्चन का जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर है डज द कन्वर्जन, उनकी कन्वर्जन स्टार्ट किससे होती है? वो एनालॉगस सिग्नल से साइन वेव से स्टार्ट होती है। तो इसका बीटा हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर की तरह हम मूव करते हैं। वो कहता है कि द ओल्डेस्ट डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस व्हिच इज यूज्ड इवन नाउ इज, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो ओल्डेस्ट डिवाइस थी जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करती थी, लेकिन आज भी अब भी वो हमारे पास जो है कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है, वो कौन सी है? वो हमारे पास अल्फा में अगर हम देखें तो क्या वो अबेकस है? बिल्कुल, हमारे पास अबेकस पहले भी कैलकुलेशन के तौर पर जो है वो हमारे पास यूज़ होती थी, और अब भी आज के दौर में भी यूज़ होती है, अब भी यूज़ होती है। ठीक है, अगर हम बीटा को देखें हमारे पास डिफरेंस इंजन है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास चार्ली में सेक्सटेंट, ये भी रॉन्ग है, और डेल्टा में एनालिटिकल इंजन, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, चारों ऑप्शन को आपने देखा करना और जो बेस्ट ऑप्शन हो उस पर टिक लगा दिया करना है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हमसे कोई तरह मूव करें, वो कहता है कि प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। अच्छा, प्रेजेंट डे कंप्यूटर में हमारे पास जो है, यानी कि प्रेजेंट डे में आज के दौर में जो कंप्यूटर है वो बेस किस चीज़ पर कर रहा है? वो किस चीज़ पर कर रहा है? क्या वो एनालॉग टेक्नोलॉजी पर कर रहा है? नहीं। क्या वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर कर रहा है? नहीं। क्या वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है, बेस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मीन वाई के 40 द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये आपका जो है, मैंने आपको जितनी भी आपके 2023 में आपके पास पेपर एमसीक्यूज आए थे एनईटी कंप्यूटर साइंस के, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा डे स्टूडेंट्स हमारा बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव प्रीमियम बैच 5.0 स्टार्ट होने जा रहा है। जो स्टूडेंट्स उस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, वो इस दिए के कॉन्टैक्ट करके बैच के कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में आपको ना सिर्फ एनईटी की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, बल्कि आपको ई कैट 2 के टेस्ट की भी कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ आपका नस्ट का एनईटी का हमारा जो है 4th टेस्ट आ रहा है, उसकी भी कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास जो है बच्चों के मार्क्स गेन हुए हैं ई कैट 1 के अंदर, और ई कैट हमारे पास जो है एनईटी 3 के अंदर, 2 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास लास्ट एक मौका है। अगर आप एनईटी में आप जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बैच में इनरोल होकर आप कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करके अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके ई कैट के अंदर भी आपके पास एक लास्ट चांस है कि आप अपने मार्क्स को जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नस का ये लास्ट टेस्ट है, लास्ट ट्रायल है। आपने लाजमी तौर पर इस बैच के लिए इनरोल हो जाओ, अपनी जो सीट है उसको आप सिलेक्शन करवाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको एनईटी, ई कैट और एनईटी 4 के अलावा आपको पीयूसीआरटी की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। आगे आपका पीयूसीआरटी के 2 राउंड आएंगे, उसकी कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसी तरह आपको फास्ट की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, आपको पियास की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है नेट का टेस्ट आ रहा है, नेट की भी आपको कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेट के आपके राउंड चल रहे हैं, हर मंथ ये टेस्ट होता है, इसकी भी डियर कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। 6000 इस बैच की फ़ीस है, आप इसमें इनरोल हो जाएं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास लास्ट चांस है कि आप एनईटी के जो है राउंड 1 में ही अपना सिलेक्शन करवा लें और आई कैट 2 के अंदर अपने जो है मार्क्स को मज़ीद इंक्रीज़ करवा के अपनी जो है बेस्ट, अपनी मनपसंद
फील्ड में आप एडमिशन ले सकें। ठीक है, डी सोर्स और एनईटी के अंदर भी बेटा अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप मार्क्स इंक्रीज़ करके इसमें जो अपनी सिलेक्शन करवा सकें और मनपसंद फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकें। डीएसओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल को आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स आपको फौरी तुम्हें मिल जाए। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।